Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश में बनाया जा रहा है वॉर ऑफ मेमोरियल। 1971 के जितनी भी हमारी इंडियन हीरोज़ थे उनको कॉमेमोरेट करने के लिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मॉडल बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है विच इज़ अ मेमोरियल बिल्डिंग दैट इज़ making for Indian soldiers who were part of the Liberation War of 1971. इसे इस्टेब्लिश करवाया जा रहा है आशुगंज में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड बांग्लादेश। कारण क्यों, देखिए ये जो आशुगंज है बामबिरारा बांग्लादेश में ये सिचुएटेड है। यहाँ पर अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है 1971 के लिबरेशन वॉर में, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ढाका की तरफ एडवांस करती हुई यहाँ पर अगर आप देखें आपको मेघना नदी भी देखने के लिए मिलेगी। ऑलराइट, चलिए, तो क्या हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ों को डिस्कस करना है? बिल्कुल नहीं, हम बात करेंगे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में। देखिए, अगर हम बैकग्राउंड की चर्चा करें तो सबसे पहले 1600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। पहला तो सबसे बड़ा इशू अगर हम चर्चा करें यहाँ पर तो पाकिस्तान के बीच में एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जिसे आप प्रेजेंट डे बांग्लादेश के नाम से जान रहे हैं, यहाँ पर एक जोग्राफिकल डिस्टिंग्विशन बहुत बड़ा था। दूसरा, अगर आप यहाँ पर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान आप देखेंगे, जहाँ वेस्ट पाकिस्तान देखेंगे, जहाँ पर यूजुअली उर्दू का इस्तेमाल किया जाता था, ऑफिशियल लैंग्वेज थी कंट्री की। वहीं अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पर बंगाली स्पीकिंग मेजॉरिटी हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती थी। ये भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा रीज़न बनेगा कि दोनों जगहों पर एक डिफरेंसेस क्रिएट होने लगेंगे। अलॉन्ग विद दैट एक और चर्चा की जाती है, भाई ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से वॉर होने लगी। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना हमें याद रखनी होगी विच इज़ द इलेक्शन ऑफ 1970s। देखिए, पाकिस्तान में 1970 में पहले जनरल इलेक्शन करवाए गए। इसी में जो आवामी लीग है, जिसे शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पर लीड कर रहे थे, इन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी ईस्ट पाकिस्तान में और मेजॉरिटी यहाँ पर हासिल कर ली। लेकिन जो रूलिंग अथॉरिटीज़ थी वेस्ट पाकिस्तान में, वो यहाँ पर जो पावर थी, अपनी पावर को आवामी लीग के हाथ में, या आप सीधा बोलें शेख मुजीबुर रहमान के पास ट्रांसफ़र करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। ओके, अब यहाँ पर जो मिलिट्री जनरल थे, देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम यहाँ पर सामने आता है जिनका नाम है जनरल याह्या खान। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, और यहाँ पर इसी का रिजल्ट था, इन्होंने बोला कि नहीं हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और बिल्कुल कोई भी पावर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट डे बांग्लादेश को नहीं देंगे। रिजल्ट, जो जनरल याह्या खान है, इन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत करवा दी और इसी के कारण आप देखेंगे एक बहुत बड़ा जेनोसाइड यहाँ पर होना शुरू हो गया बांग्लादेश में, जहाँ पर बंगाली स्पीकिंग और हिंदू पॉपुलिस्ट जितने भी लोग थे इनको यहाँ पर मारा जाना शुरू कर दिया गया। चाइना को यहाँ पर बात करें तो चाइना को यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट दिया था पाकिस्तान ने। वहीं इसी का रिजल्ट था कि इंडिया यहाँ पर सपोर्ट में आ जाएगी ईस्ट पाकिस्तान विच इज़ दी बांग्लादेश। मार्च 1971 में पाकिस्तान आर्मी शुरू करेगी ऑपरेशन सर्चलाइट, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रूटल मिलिट्री कैंपेन था ईस्ट पाकिस्तान में, और कारण था बंगाली पॉपुलेशन और हिंदू पॉपुलेशन को यहाँ पर साइलेंट करना। इसी जेनोसाइड को देखते हुए आप देखेंगे यहाँ पर वॉर ऑफ लिबरेशन की शुरुआत हुई। मार्च 26, 1971 को ईस्ट पाकिस्तान के अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई बांग्लादेश इंडिपेंडेंट है, और जैसे ही ये डिक्लेरेशन आएगा आप देखेंगे यहाँ पर पूरे के पूरे क्षेत्र में एक सिविल रेजिस्टेंस और कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसी का रिजल्ट था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी और इंडिया यहाँ पर लॉन्च कर देगा ऑपरेशन जैकपॉट, जो कि एक ऑपरेशन था जिसमें रिक्रूट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, इक्विप किया जाएगा, सप्लाई दिया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा मुक्ति वाहिनी फाइटर्स को जो कि इंगेज थे इन दी गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट दी पाकिस्तान आर्मी। कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ेगा कि आप देखेंगे 3 दिसंबर 1971 को आप देखेंगे इंडिया ऑफिशियली एंटर कर जाएगा इस लड़ाई के अंदर, और जैसे ही इंडिया यहाँ पर एंटर होगा आप देखेंगे एक शुरुआत हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 में।
लगभग 13 दिन की इस वॉर में इंडियन जो आर्मी है वो यहाँ पर इस ट्रूप को लीड करेंगे और फाइनली एयर स्ट्राइक, नेवल ब्लॉकेड्स और ग्राउंड ऑफेंस के साथ इंडिया यहाँ पर बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने में कामयाब हो जाएगा। और दिसंबर 16 1971 का टाइम है जहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तानी फोर्सेस ने ढाका में यहाँ पर सरेंडर कर दिया। रिजल्ट इनटू यहाँ पर एक शिमला एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जो कि एक पीस ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जुलाई 2 1972 की अगर हम बात करें, यहीं पर आप देखेंगे कि एक शिमला एग्रीमेंट साइन किया जाएगा और यहाँ पर सीज फायर लाइन क्रिएट कर दी जाएगी 17 दिसंबर 1971 को इनटू द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, और क्रिएट यहाँ पर कर दिया जाएगा कि अब किसी भी तरीके का आप देखेंगे कोई भी एंट्रेंस यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगी। और इसी विक्ट्री को यहाँ पर विक्ट्री डे 16 दिसंबर को या फिर विजय दिवस के रूप में माना जाता है, जो कि एक तरीके से ऑफिशियल एंड होता है 1971 के इंडो पाक या फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के वॉर के बीच में। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करेंगे स्टडी से। एक चीज़ सामने आई है कि जो मार्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंज देखने मिलेगा। दो रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं जिन्हें पब्लिश किया गया है नेचर न्यू फाउंडिंग्स के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ पता चली है कि जो मार्स का इंटीरियर है, जो कोर है, जिसे हम यूजुअली समझते हैं कि जो लिक्विड आयरन का कोर है, इसको सराउंड किया गया है फुली मॉल्टन सिलिकेट लेयर के द्वारा। देखिए, 2019 की अगर हम एक स्टडी की बात करें तो सेस्मोलॉजी स्टडी जो मार्स की यहाँ पर कंडक्ट हुई थी, जिसने मार्स की इनसाइट के बारे में हमें जानकारी दी। इसने बताया कि जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देखेंगे सेस्मिक वेव्स को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें मार्स के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिली थी। क्या हमें इसको और डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। हम सीधा सा बात करते हैं मार्स के बारे में। मार्स, जिसे हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, चौथा प्लैनेट है सोलर फैमिली में। अगर देखेंगे लगभग पृथ्वी के आधे साइज़ के बराबर है। डायमीटर की बात करें तो लगभग 6779 किलोमीटर का हमें इसका डायमीटर देखने के लिए मिल जाएगा। एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जिसकी अगर आप बात करेंगे विच हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड स्पेस एंथुजियास्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी विद द अर्थ। एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसका एक थिन एटमॉस्फेयर हमें देखने मिलता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 95.3% देखने के लिए मिलती है, अलॉन्ग विद नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो एटमॉस्फेयर है ये इतना ज़्यादा पतला है कि ह्यूमन लाइफ के लिए कहीं से कहीं तक सपोर्टिव नहीं है। मार्शियन सरफेस, जैसे हम मार्स के सरफेस की बात करते हैं, ये रॉकी है। इसके अंदर डेजर्ट, कैनियन और लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसे हम ओलंपस मॉन्स के नाम से जानते हैं, ये भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बहुत मैसिव कैनियन सिस्टम जिन्हें हम वैलीज मैरिनियर्स भी बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। चूँकि मार्स के क्लाइमेट की बात करें तो ये कोल्ड और एरिड क्लाइमेट यहाँ पर देखने मिलेगा। लगभग जो टेम्परेचर है आप देखेंगे वो -195 से लेकर 20 डिग्री तक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मार्स की इम्पॉर्टेंस चीज़ समझिए कि ये अपने पोलर आइस कैप के लिए जाना जाता है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पोलर कैप्स हैं ये यूजुअली इनका जो साइज़ है ये लगातार चेंज होता रहता है हर सीज़न के हिसाब से। और जो लिक्विड वाटर है इज़ दो टू हैव एग्जिस्टेंट ऑन मार्स इन पास्ट, ये माना जाता है और इसीलिए इम्पॉर्टेंस हो जाती है इसकी स्टडीज़, क्योंकि यहाँ पर एंशियंट रिवर वैलीज, लेक्स, बेड सब देखने के लिए मिले हैं। अलॉन्ग विद दैट आप याद रखेंगे मार्स पे दो छोटे छोटे मून्स सैटेलाइट आपको देखने मिलेंगे, जिनका नाम फेबोस और डेमोस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टडी की तरफ। बात करेंगे IITM पुणे, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है क्लाउड सीडिंग कैन प्रोड्यूस रेनफॉल। किस एरिया में हम बात कर रहे हैं? देखिए, जब भी हम रेनफॉल की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट की एक ऐसी जगह आ जाती है जो कि लीवर्ड साइड में पड़ती है। वी आर टॉकिंग अबाउट दी सोलापुर सिटी ऑफ महाराष्ट्र। लगभग 384 mm के आसपास यहाँ पर बारिश देखने मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसे में यहाँ पर IITM पुणे ने एक स्टडी की है और ये अंदाज़ा लगाया है कि अगर प्रॉपर वे में क्लाउड सीडिंग की जाएगी तो ये बहुत अच्छे से बारिश करवाया जा सकता है।
देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि क्लाउड सीडिंग की वजह से हमेशा ही बारिश देखने मिले या सारे बादल ही यहाँ पर क्लाउड सीडिंग के थ्रू यहाँ पर रेनफॉल कर सकते हैं। देखिए 2018 और 19 के बीच में अगर हम देखें तो सोलापुर सिटी में बहुत ही कम रेनफॉल हुई है, जिसकी वजह से ड्रॉट की सिचुएशन है। अब जब यहाँ पर क्लाउड सीडिंग की करवाने की बात की जा रही है तो आप देखेंगे 18% इंक्रीज रेनफॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है इस पूरे एरिया में। साथ ही आईआईटीएम की स्टडी के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर क्लाउड सीडिंग को सही से करवाया जाएगा तो 20 से 25% क्यूमुलस क्लाउड्स यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं, और अगर क्यूमुलस क्लाउड यहाँ पर फॉर्म हो गए दैट मीन्स दे आर दी रेन बेयरिंग क्लाउड्स, और आपको डेफिनेटली यहाँ पर बारिश देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए समझ लेते हैं हम अच्छे से कि आखिर क्लाउड सीडिंग यहाँ पर क्या होता है। देखिए, क्लाउड सीडिंग एक वेदर फिनोमेना है, एक टेक्निक है जिसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन है क्लाउड्स में इसको बढ़ाया जाता है। इसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस को क्लाउड में एंटर कराया जाता है जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल या रेन ड्रॉप का फॉर्मेशन तेज़ी से बढ़ जाएगा। इसको टिपिकली ऐसे क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी होती है, ड्रॉट कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलती है और प्रेसिपिटेशन यूजुअली कम देखने के लिए मिलेगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्लाउड सीडिंग के लिए ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है अलॉन्ग विद द पोटेशियम आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इनको यहाँ पर इन्फ्यूज किया जाता है क्लाउड्स में विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स एंड दी अदर सब्सटेंसेज। ये इसमें एंटर करते हैं और आप देखेंगे धीरे धीरे एक कोलिजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आइस क्रिस्टल यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे और उम्मीद लगाई जाती है कि अगर इसे सही से कंडक्ट कराया जाएगा तो बारिश हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट आप याद रखेंगे क्लाउड सीडिंग के अलग अलग टाइप होते हैं। एक आपको हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग देखने मिल जाएगी। इसमें जो सॉल्ट्स हैं इनको डिस्पोज किया जाता है थ्रू फ्लेयर्स और एक्सप्लोजिव इन दी लोअर पोर्शन ऑफ द क्लाउड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको एक और पोर्शन देखने मिल जाएगा विच इज़ नोन एज दी स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। इसके अंदर आप देखेंगे जो सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल्स होते हैं इनको यहाँ पर स्प्रेड किया जाता है क्लाउड्स के अंदर। यही जो क्रिस्टल होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट के आसपास यहाँ पर जमा होने लगते हैं और वाटर मॉइस्चर का यहाँ पर कंडेंसेशन आपको देखने मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको डायनेमिक क्लाउड सीडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको वर्टिकल एयर करेंट्स देखने मिल जाएंगे जो कि एनकरेज करते हैं वाटर को ताकि वो यहाँ पर क्लाउड्स के थ्रू पास हो सके। क्या इंडिया ने कभी पहले भी क्लाउड सीडिंग की है? जी हाँ, तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने क्लाउड सीडिंग को अटेम्प्ट किया था 1970 के दौरान में। महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी अगर हम बात करें 2003, 8 और 17 में यहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरिया में इसको कंडक्ट किया गया है। देखिए, जैसे क्लाउड सीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि रेनफॉल को स्टिमुलेट करता है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करेगा, वेदर रेगुलेट करने में मदद कर सकता है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने में मददगार होगा। इसी तरीके से इससे रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिलायबल सोर्स आप नहीं बोल सकते हैं, एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स हमें देखने के लिए मिल जा सकते हैं। एनिमल्स के ऊपर, मरीन एनिमल्स, लैंड एनिमल्स और इंसानों के ऊपर भी आप देखेंगे पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ एक्सपेंसिव एज वेल एज नॉट रियलाइबल, सो इसको एक प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। क्वालकॉम जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक जाइंट है, इनका फोकस हमें देखने मिल रहा है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। देखिए समझते हैं यहाँ पर जो जैसे जैसे जनरेटिव एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अलग अलग कंपनीज भी अपना इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में दिखाती जा रही हैं। नाउ फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जनरेटिव एआई क्या होती है या ये क्वालकॉम जिनका नाम दिया है ये कौन। तो आप याद रखिए एक लीडिंग अमेरिकन मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंपनी है जिनका फॉर्मेशन हुआ था 1985 में, और इसके बाद आप देखेंगे वर्ल्ड की लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी बनकर ये उभरेगी। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं जनरेटिव एआई यहाँ पर क्या होता है।
देखिए, जनरेटिव एआई की बात करें तो इसे हम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसके अंदर आप देखेंगे नए नए जो कंटेंट होता है, डेटा होता है, इसको जनरेट किया जाएगा और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ह्यूमंस यहाँ पर क्रिएशन करते हैं। ये जो मॉडल्स होते हैं ये कैपेबल होते हैं अपने आप में कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और इनको आप देखेंगे प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, ये एक न्यूट्रल नेटवर्क पे या डीप लर्निंग जैसी चीज़ों पर काम करते हैं। अगर हम इनकी बात करें क्या क्या डोमेन्स हो सकते हैं, तो आप देखिए ये टेक्स्ट जनरेशन में आप आज देख रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो जो टेक्स्ट जनरेशन मॉड्यूल है जैसे GPT-3, दे कैन क्रिएट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट लाइक आर्टिकल्स, स्टोरी, कोड्स एंड इवन मोर। इमेज जनरेशन की बात करें तो जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रियलिस्टिक इमेज देखने के लिए मिल जाएंगी। दे कैन ऑल्सो क्रिएट जनरेट दी वीडियोज़, म्यूज़िक एंड दी ऑडियोज़, जिसके अंदर आप देखेंगे म्यूज़िक कंपोजिशन, वॉइस असिस्टेंस, ऑडियो प्रोडक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। Along with that, like a human, they can also create the games, they can design the game, they can develop the game, they can in fact generate the codes. Along with that, they can generate the molecular structure और एक potential drug candidate क्या होंगे, इनके क्या outcomes हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। So this is what the generative AI। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू रिलीज विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में काम कर रही है कि एक नेशन का विजन प्लान यहाँ पर तैयार किया जाए, जो कि हमारे देश को 2047 तक पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये जो प्लान है ये इंडिया को आप देखिए एक मिडिल इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम कंट्री के ट्रैप से बचने के लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ताकि जितने भी हमारे टारगेट्स हैं उन्हें 2030 के आसपास हम अचीव कर सकें। इसी के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक विजन यहाँ पर तैयार किया जाएगा। लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इंडिया को बनाया जाएगा बाय दी 2047, जिसके अंदर पर कैपिटल इनकम आपको $18,000 से $20,000 देखने के लिए मिलेगी। सो ये जो प्लान है इसको बोला जा रहा है विजन इंडिया एट 2047, जो कि हमारे आने वाले 2 साल में इसे यहाँ पर तैयार किया दिया जाएगा। बेसिकली रिसेंटली इट वॉज प्रेजेंटेड टू दी कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गबुआ, जो इसको अंडरगो करेंगे। इस पर बहुत सारे डिस्कशन होंगे और इंडिया को किस तरीके से मिडिल इनकम ट्रैप से बचाना है इसके बारे में बात की जाएगी। अलॉन्ग विद दैट 2047 विजन की हम बात करें तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट दी सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी, हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे होंगे, लीगल कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी की बात करें। अलॉन्ग विद दैट ये जो प्लान है ये प्रायोरिटाइज करेंगे जो हमारी नेसेसिटी हैं, जो स्किल्स हैं, उनको क्रिएट करने के लिए। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। डेवलप कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन एमिशन गोल सेज द स्टडी। देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं लगभग 75% ऑफ करंट कार्बन एमिशन इन द एटमॉस्फेयर, दे आर प्रोजेक्टिंग टू इमिट 38% मोर कार्बन इन 2030। ये जो एनालिसिस है ये करंट एमिशन ट्रैजेक्टरीज को देखते हुए यहाँ पर लिया गया है। अब ऐसे में जो स्टडी है काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, इन्होंने एक स्टडी करी, दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है जिन्होंने स्टडी करी और पाया कि 83% आप देखेंगे जो इमिशन है ये इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड दी यूरोपियन यूनियन। और इसी को लेकर अपकमिंग जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट होगी COP28, यहाँ पर आप देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दुबई जिसको कंडक्ट करवाने वाला है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा नेट ज़ीरो इमिशन का टारगेट है बाय 2050, उसमें भी जो प्रोग्रेस है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। इन केस एनी वन ऑफ यू हैव फॉरगेटन द 2050 टारगेट, तो आप याद रखिएंगे जो हमारा टेम्परेचर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लिमिट करना है ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। दे मस्ट रिड्यूस कार्बन एमिशन टू 43% बिलो देयर 2019 लेवल बाय 2030, ये हमारा गोल था। ओके,
चलिए, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक और आप यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कंट्रीज़ की स्टेटस है, 2030 का जो एनडीसी टारगेट है वो क्या है, और 2030 की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टेड रिडक्शन हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अलॉन्ग विद दैट आई वुड रिक्वेस्ट टू आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि आप COP28 जो कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग होने वाली है दुबई में, आप एक बार उसको याद रखेंगे, 27 को भी याद रखेंगे, और जो भी हमारी प्रोग्रेस होगी वी विल डिस्कस इट फर्दर। अलॉन्ग विद दैट, जिनको याद नहीं है UNFCCC कब क्रिएट हुआ था, तो जस्ट फॉर अ रिविजन आई कैन टेल यू, इसको 1992 में बनाया गया था एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। सो thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.